लास्ट में हमने वीडियो में लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 5 तक किया था, है ना। अब हम मेथड देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए। तो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, मटेरियल ऐसा है कि हमें पता है कि कौन सा माल है, किससे लिया है, किस रेट का माल। अगर ऐसे स्पेसिफिक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो जब जो माल आएगा जाएगा इशू होगा बचा है, हम उसका एक्यूरेट एग्जैक्ट रेट वही लिखेंगे जो हमारा आया हुआ है। जैसे सपोज हमारा ग्लास का मिरर का काम है, उसके ऊपर एक सेंट गोबिन का आता है, मोदी का आता है, उस पर स्टैंप है कि भैया ये वाला माल है, हमें पता है ये माल इस रेट का है। तो जब वो इशू हो रहा है या आ रहा है तो वही रेट पर हम लिखें, है ना। तो पर्टिकुलर हमारे पास पता चला अलग अलग कलर है कि भैया रेड कलर का माल उससे आया हुआ, ब्लू कलर का उससे आया, उसका रेट ये है। तो अगर हम ऐसा लिंक कर सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क लगा सकते हैं, माल जब भी जाएगा तो उसी रेट पर जाए, एग्जैक्ट रेट पर जिस रेट पर आया हुआ है, तो उसे हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड बोलते हैं। ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं अगर इन केस परचेज आइटम हम स्पेसिफिकली सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, मान लिया हमारा माल आता रहता है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए अलग से स्पेशल माल खरीदा है, तो हमें पता है इस प्रोजेक्ट पे ये वाला माल इस रेट के जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो इंटरचेंज ना हो पाए। और दूसरा, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हमने अलग कर दी या बनाई है, मतलब हम अलग से पता लगा सकते हैं कि ये वाला माल इस रेट का इसके लिए जा रहा है। लेकिन ऐसा आराम से हो नहीं पाता है, तो जहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर दो मेथड इन्होंने कहा, आप फीफो लगा लो या वेटेड एवरेज। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, बहुत सारे मेथड है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्लेरिफाई किया है कि लीफो नहीं चलेगा, आपको फीफो मेथड लगाना है या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ही लगाना है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है और उसको हम कैसे लगाते हैं फीफो मेथड को। तो फीफो मेथड का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ हमसे बोला गया है कि जहां पर हमारे जो प्रोडक्ट है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो। फीफो में क्या लिखा है, हमारे प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल हाई होता है ना। और यहाँ फीफो हमारा कब चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जैसे हमारे पास 4 बार माल आया, ये फर्स्ट लॉट में आया, ये सेकंड लॉट में आया, ये थर्ड लॉट में आया, ये फोर्थ लॉट में आया, तो पहले हम फर्स्ट लॉट से ही माल इशू करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो सेकंड से। ये एक्चुअल में जरूरी नहीं है ऐसा हो रहा हो, ये ऑन रिकॉर्ड कैसे हो। फिजिकल फ्लो तो किसी से भी जा सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा अलग अलग भी पॉसिबल हो। अगर हमारा कोई ऑयल है, ऑयल डाला, उसके ऊपर डाला तो ऑयल तो मिक्स हो गया, तो उसमें भी हम फीफो लगा सकते हैं। लेकिन हमारा एजम्पशन होता है वहां फिजिकल फ्लो, जो एक्चुअल फ्लो है वो अलग बात है। हम यहाँ एजम्पशन लेते हैं कि फीफो के अंदर जो पहले आया था वो पहले जा रहा है, ऐसा अजम्पशन लेते हैं। तो इस अजम्पशन के बेस पर हम लोग चलते। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा अलग अलग है, तो बचा हुआ माल सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे फोर्थ में से है। अगर फोर्थ में हमने 4000 यूनिट खरीदा था, बचा हुआ 5000 है, तो हम ये कहेंगे 4000 तो फोर्थ में से, बाकी बचा हुआ 1000 हमारा, इसमें जो 5000 आ रहा है इसमें 1000 यूनिट हमारा जो बचा हुआ है वो थर्ड से आया हुआ है। तो फीफो में बचा हुआ जो होता है वो लेटेस्ट परचेजेस से होता है। तो जनरली तो इन्फ्लेशन ही चलता है, चीजें महंगी होती रहती है, सस्ती तो होती नहीं है, तो इससे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है लेटेस्ट प्राइस पर और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है ओल्डेस्ट प्राइस पर। तो इससे थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ने से हमारे को हो सकता है टैक्स ज्यादा देना पड़े अगर हम इनकम टैक्स की बात करें। तो एवरेज मेथड ज्यादा, उस हिसाब से वेटेड एवरेज मेथड में सारे रेट का एवरेज आ जाता है, और वो भी वेटेड एवरेज है तो क्वांटिटी वाइज। तो अलग अलग टाइम पर कितना क्वांटिटी और कितना अमाउंट का खरीदा, उन सबका टोटल करके एक एवरेज रेट निकाला जाता है और उसको अप्लाई किया। अगर
हमारे लिए कॉस्ट निकालने में बहुत समस्या है और बहुत दिक्कतें आ रही है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट या रिटेल मेथड भी यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई, लेबर एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और हम क्या होता है पहले से ही सोचते हैं कि नॉर्मली इतना माल बनेगा, इतना खर्चा आएगा, इतनी कॉस्ट आएगी। या हम रिटेल मेथड भी लगा सकते हैं। अब जैसे एक रिटेलर है, कन्फेक्शनर शॉप है, मेडिकल स्टोर है, उसके पास हजारों तरीके की चीजें हैं। अब उनकी कहाँ कॉस्ट निकालता रहेगा वो? तो रिटेल मेथड क्या करता है, ये जनरली रिटेल बिजनेस में यूज होता है। When it is difficult to ascertain cost of individual item, it is applicable when item of inventories are rapidly changing item and have similar margin and for which is impracticable to use the other costing method. तो मोर और लेस सबका प्रॉफिट मार्जिन सेम सही है। तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। हम सारी चीजें सेल प्राइस पर ही हम कैलकुलेट करेंगे। माल आया तो हम क्या करते हैं, जब माल आता है, जैसे एक दुकान है हमारी, हम कपड़े बेचते हैं, ठीक है, या कोई सामान बेचते हैं, उस पर एमआरपी डला है, तो हम जैसे ही माल आता है उसमें एक मार्जिन लेके एमआरपी डाल देते हैं। तो ईयर एंड में जो माल बचा है उसको देख लेंगे उसका एमआरपी क्या है और उसमें से प्रॉफिट मार्जिन लेस करके कॉस्ट अंदाजे वाली निकाल, तो अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज जीपी की निकाल लेंगे और ये परसेंटेज लगाएंगे क्लोजिंग स्टॉक पर और उसे लेस करके हम क्या पता लगा लेंगे स्टॉक की कॉस्ट प्राइस। कैसे काम करेगा ये, आइए एग्जांपल नंबर 3 की मदद से देखते हैं। एक ट्रेडर है और उसने 85,000 रुपए का सामान खरीदा है। ही सोल्ड सम ऑफ आर्टिकल फॉर 1,05,000। उनने कुछ सामान हमारा 1,05,000 रुपए में बेच भी दिया है। द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट। हम क्या करते हैं 25% कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपए कॉस्ट पर था और हमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक कितने का था हमारा, 15,000 का। परचेजेस कितने की थी, 85,000 की। तो जो हमारे पास टोटल माल था वो 1,00,000 रुपए का था, कॉस्ट का माल अवेलेबल था जो, इसमें हमने 25% मार्कअप ऐड किया होगा, है ना, 25,000। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 1,25,000। तो जो टोटल हमारे पास माल है उसका सेलिंग प्राइस है 1,25,000 और इसमें से जो हमने बेच दिया वो 1,05,000 वाला माल बेच दिया। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो सेलिंग प्राइस पे 20,000 का बचा और इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट हटा दें जो है 25% कॉस्ट का, तो 25/125 सेलिंग प्राइस का। तो यहां से हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 4,000 इसमें इंक्लूडेड है। तो कॉस्ट आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की 16,000। तो हमने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे निकाल के उसमें से जीपी रेशो माइनस कर दिया जो सेलिंग प्राइस पे ही होना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6, रिटेलर के पास लार्ज नंबर है ऐसी चीजों के जो चेंज होते रहते हैं, सिमिलर मार्जिन है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं कि हम रिटेल मार्जिन मेथड लगा सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस हमें दोनों दे रखी और सेल भी दे रखी। तो यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल से क्या डिफरेंस है, पिछले एग्जाम्पल में हमें बता रखा था कि हम कितने परसेंटेज ऐड करते हैं। यहाँ पर दोनों पे परसेंटेज अलग अलग हैं तो एक हमें एवरेज परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें हमारे पास कॉस्ट और रिटेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है 50 रुपए के हिसाब से।
तो 5 लाख रुपए की कॉस्ट है इसकी और इसका सेलिंग प्राइस 8 लाख रुपए है। और जो परचेजेस है 1 लाख यूनिट है, 60 रुपए के हिसाब से कॉस्ट है 60 लाख और 1 करोड़ रुपए का इसका रिटेल प्राइस। तो हम कह सकते हैं कि हमने 65 लाख रुपए की कॉस्ट वाले जो माल है उसका रिटेल प्राइस 1 करोड़ 8 लाख रुपए रखा है ना। अब इसमें से हम लोगों ने सेल कर दी 86,40,000 की। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रिटेल प्राइस या सेलिंग प्राइस पर आ गया 21,60,000, लेकिन हमें इसकी कॉस्ट चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कैसे आएगा? हमें पता है कि 65 लाख रुपए की कॉस्ट का सेलिंग प्राइस ये है, तो इसी रेशो से हम 21,60,000 को 1 करोड़ 8 लाख से डिवाइड कर देंगे और 65 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाए कितनी आई? 13 लाख। तो 13 लाख रुपए की कॉस्ट आ। तो ये रिटेल प्राइस मेथड होता है क्योंकि हम लोग इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं उनका सेलिंग प्राइस ऐड करके एक एस्टिमेटेड जो प्राइस है वो हम लेस कर देते हैं। ई लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं फर्नीचर। स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से रॉ मटेरियल हमने खरीदा ऑर्डर के हिसाब से। विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स अडॉप्ट हम कर सकते हैं। तो जब हमें पता है स्पेसिफिकली हमने खरीदा है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा देते हैं। तो एज द रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश गुड्स आर प्रोक्यूर्ड और मैन्युफैक्चर्ड एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, तो जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से होना चाहिए। P4 और वेटेड एवरेज इसमें सही काम नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, F लिमिटेड है, इनकी नॉर्मल कैपेसिटी है 6,000 टन और फिक्स्ड कॉस्ट है 24,000। ड्यूरिंग द ईयर it manufacture only 5,500 tons at a variable cost consisting of material and labor 6 and 4. At the end of the year इनके पास 1800 टन इन्वेंट्री है, तो हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो तो एक्चुअल बेसिस पर लेते हैं, एक्चुअल आउटपुट बेसिस पर, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं। एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन के केस में एक्चुअल ले लेते हैं, नहीं तो उसे नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो तो सिंपल 6 रुपए और 4 रुपए मिलाकर 10 रुपए आ रहा है, और जो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड लेते हैं तो ये 24,000 का खर्चा नॉर्मल 6,000 टन के हिसाब से लेंगे तो ये 4 रुपए बैठेगा। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 14 रुपए के हिसाब से होगी। हमारे पास 1800 टन माल बचा हुआ है, तो 1800 यूनिट्स इंटू 14 रुपए, तो ये हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ जाएगी 25,200 रुपए। ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है, हमारी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट चल रही है। जो हमारा एक मेथड था ना रिटेल मेथड, एक था स्टैंडर्ड मेथड, तो स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से हम कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोग जो भी वैल्यूएशन करते हैं वो करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो अभी तक हमने सीखा कि हम कॉस्ट कैसे निकालें, उसमें क्या क्या लें, उसकी वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड लगाएं, फीफो, वेटेड एवरेज या स्टैंडर्ड या रिटेल मेथड या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉस्ट से
निकल कर अब हम आते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू की तरफ। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा उसमें से लेस कर देंगे जो भी खर्चा होगा उस सेल को करने के लिए। तो सेल अगर 10,000 रुपए की होनी है और 2,000 रुपए का खर्चा होना है तो 8,000 रुपए हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट रिलायबल एविडेंस एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। Estimation of net realizable value also take into account the purpose of which the inventory is held. Estimation of net realizable value is made at each balance sheet date. हर बैलेंस शीट डेट पर हमें स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो उस दिन तो हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो एस्टिमेशन कैसे होगा इसका? द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मटेरियल एंड अदर सप्लाई हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज एस्टिमेटेड एज एन। तो जो हमारा यूज करने के लिए रखा है, जैसे रॉ मटेरियल हमने बात करी थी, रॉ मटेरियल को हम लोग किस पर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। लेकिन फिनिश गुड्स अगर हमारा कॉस्ट से ज्यादा में बिक सकता है तो हम इसको भी कॉस्ट पे ही करते हैं, फिर कम वैल्यू पे वैल्यूएशन नहीं करते। इफ फिनिश गुड product in which raw material and supply used is sold at cost or above cost, then the estimated realizable value of raw material and supply is considered more than its cost. If finished goods is in which raw material and supply used is below cost, then the estimated realizable value of raw material or supply is equal to replacement price of raw material or supply. In short, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा फिनिश गुड ज्यादा में बिकता है तो हम कभी भी ये एज्यूम नहीं करेंगे कि रॉ मटेरियल का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है। ऐसा कभी भी नहीं मानेंगे, चाहे है तो भी नहीं मानेंगे। अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होनी होती है किस पर? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। इलस्ट्रेशन नंबर 9, जी लिमिटेड है, इनके पास 10,000 बैग हैं सीमेंट के, इन्होंने 180 रुपए के हिसाब से खरीदे। टर्म ऑफ ट्रेड आर दैट सीमेंट इज डिलीवर्ड एट द बायर्स डोर। जनरली हम क्या करते हैं, फोन कर देते हैं भैया सीमेंट के बैग भिजवा दो। तो कई बार क्या होता है, हम वो कहता है कि भिजवा देते हैं, हर बैग का 5 रुपए या 10 रुपए लगेंगे, हम कहेंगे नहीं ले रहे, हम तेरे से किसी और से खरीद। तो कई बार अब उन्हें समझ में आ गया बिजनेस की, अगर वो कहते हैं 170 रुपए का बैग है लेकिन 10 रुपए भिजवाने के लेंगे, तो 170 रुपए देने में कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 10 रुपए देने में पेट में दर्द हो जाता। तो वो कहते हैं हम नहीं ले रहे। उससे अच्छा इन्होंने कहा 180 रुपए का है और हम फ्री में आपके यहाँ पहुंचाएंगे, तो ले लेते हैं। अब आप देखिए, आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें कहते हैं फ्री डिलीवरी है ना। देखो फ्री कुछ होता ही नहीं कभी भी। अगर वो फ्री डिलीवरी आपको दे रहे हैं, इट मीन्स पहले ही कुछ ना कुछ और उन्होंने करा हुआ है, या अभी फ्री है तो बाद में वसूल कर लेंगे, है ना। तो ये 10,000 बैग है इनके पास स्टॉक में और इन्होंने खरीदे हैं 180 के हिसाब से। तो ट्रेड का टर्म क्या है कि जो सीमेंट है वो हम बायर के डोर तक पहुंचाएंगे और जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी आएगी 10 रुपए आएगी, लेकिन वो सेलर देगा। और सेलिंग प्राइस अब इसका केवल 187 रहेगी। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट तो 180 होगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस 187 माइनस एक्सपेंसेस टू मेक सेल पॉसिबल, सेल करने के लिए जो खर्चे होंगे। तो हमारी जेब में नेट आएंगे 170, तो 177 के हिसाब से वैल्यूएशन होगी और जो डिफरेंस आएगा 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें अलग से नहीं करना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ही हम कम, तो ऑटोमेटिकली लॉस आ जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा एजेंट है, उसके पास में 1,000 यूनिट रखी हुई है, अनसोल्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा माल बिकने के लिए तैयार है और ये 10 रुपए के हिसाब से खरीदा हुआ है। सेलिंग प्राइस 8 है और कमीशन है 5%, तो भैया ये तो हमारे पास 8 में से 5% लेस कर दो, ये तो 7 रुपए 60 पैसे के हिसाब से बिकेगा। तो कॉस्ट है 10, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 7.6, तो 7.6 के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे 1000 यूनिट्स,
तो 7600 यूनिट की वैल्यूशन होगी। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो हमारा कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन हम आइटम बाय आइटम भी कर सकते हैं या फिर हम ग्रुपिंग मेथड भी कर सकते हैं। एक एक आइटम के हिसाब से भी करा जा सकता है, ग्रुप के हिसाब से भी किया जा सकता है। जैसे ग्रुप मतलब एक जैसे सामान को हम ऐड करके निकालें। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने क्या करा, कॉस्ट है आइटम नंबर 1 का 50,000 और आइटम नंबर 2 का 20,000 और इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 45 और 24, है ना। तो अगर हम इन दोनों को देखें, आइटम नंबर 1 के कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो दोनों में से कम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सेकेंड आइटम में कम क्या है, कॉस्ट, तो वैल्यूशन कितना आया 65,000। अगर ये ग्रुपिंग मेथड होता तो हम क्या कहते, हमारी कॉस्ट है 70 और नेट रियलाइजेबल 69, तो 69,000 पे वैल्यू कर, लेकिन हमारी ये वैल्यूशन अभी क्या आ रही है 65। तो हम आइटम वाइज आइटम बेसिस पे करते हैं। ग्रुप हम तभी कर सकते हैं जब वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करने वाली चीज हो, एक जैसी आइटम, तभी हम उसे ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में हमें बता दिया गया कि आइटम नंबर 1 ग्रुप ए को और आइटम नंबर 3 ग्रुप ए को बिलोंग करती है, आइटम नंबर 2 ग्रुप बी को और आइटम नंबर 4 ग्रुप बी को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर हम आइटम वाइज आइटम भी कर सकते हैं और ग्रुप मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम पहले आइटम वाइज आइटम करें, तो हम आइटम वाइज आइटम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल का नेम रखा हमने 1 2 3 4, ग्रुपिंग का कोई मतलब नहीं है, यूनिट्स 100 200 300 एंड 400 और कॉस्ट कितनी आ जाएगी पर यूनिट 100 दिए, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 10,000 और 200 के हिसाब से 40,000 और 150 के हिसाब से 45,000 और 250 के हिसाब से 1 लाख। ये तो कॉस्ट हो गई, है ना। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो 120 के हिसाब से इसमें 8.33% हमारा खर्चा लेस हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो 120 में से 8.33 लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 120 में से 8.33%, तो 110 रुपए बचे हमारे एक यूनिट के, है ना। ये 120 में से ये लेस कर दिया, तो हमारे पास 100 यूनिट है और 110 रुपए की एक बैटरी है, तो 11,000 रुपए हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। इसमें 200 रुपए में से 10% हो गया तो 180 आएगी, 200 यूनिट को 180 से करा तो 36,000 रुपए आया। ये है 156 और ये है 8.33%, तो हमारे को 156 में से 8.33% तो 143 आ रहा है, तो हमारे पास 300 यूनिट को 143 के हिसाब से वैल्यूएशन कर लेते हैं। और यहाँ पर 400 यूनिट है, 290 में से 10% लेस कर देते हैं, 261 कितना आया, 1,04,400। अब हम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस निकाल लेते हैं और यही हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री का वैल्यूशन। तो 10,000 और 11,000 में से कम है 10,000, 40 और 36 में से 36,000, 45 और 42,900 में से 42,900
और 1 लाख और 1,04,000 में से 1 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,88,900। ये था आइटम वाइज आइटम। अगर हमसे बोला जाए आप ग्रुपिंग मेथड करिए, तो ग्रुपिंग मेथड में एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं फर्स्ट और थर्ड, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप ए कॉस्ट 10,000 और 45, 55,000 और 11,000 और 42,900। ठीक है, दोनों से कम क्या है, वैल्यूएशन होगी 53,900 इसकी। बी में जो कॉस्ट आ रही है 40 और 1,40,000 आ रही है ना। हमारे पास जो दो सेकंड और फोर्थ हैं उसकी कॉस्ट आ रही है 1,40,000। उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे पास सेकंड और फोर्थ है ना, 36 और 1,04,000, 36,000 और 1,04,400, तो कितना हो गया 1,40,400। तो दोनों में से कम क्या है 1,00,000, तो टोटल 193,900, जो कि पहले हमारा आ रहा था 1,88,900, है ना। तो दोनों में फर्क आता है, और आइटम ग्रुपिंग मेथड में हमारा आंसर ज्यादा ही आएगा या इक्वल आएगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये कुछ नहीं कहा जाए तो हम हमेशा इंडिविजुअल ही लेते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू को ही आपस में कंपैरिजन करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास माल है, बेचने के लिए तैयार है, हमने यूज करना बंद कर दिया, साइड में रख दिया, बेचना है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मटेरियल हेल्ड फॉर यूज और डिस्पोजल। तो मटेरियल एंड अदर सप्लाई हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो ये हम पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम जब तक कॉस्ट से कम नहीं करेंगे जब तक कि फिनिश गुड्स बिक रहा है ज्यादा। तो यहाँ पर वही बात फिर से लिखी है, मटेरियल या अदर सप्लाई जो प्रोडक्शन में यूज होगी आर नॉट रिटर्न डाउन बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से कम नहीं करेंगे अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है कॉस्ट से, तो हम कभी भी कम नहीं करेंगे। द रीजन इज दैट लॉन्ग एज दिस कंडीशन होल्ड द मटेरियल रियलाइजेस मोर देन इट्स कॉस्ट और कॉस्ट एज शोन बिलो। तो हमारा हमेशा जो लोन रीजन क्या है कि हमारे को आगे ये पैसा ज्यादा ही मिल जाएगा। तो असेसमेंट हम क्या करेंगे, हर एक बैलेंस शीट पे देखेंगे डिस्क्लोजर क्या क्या हमें देनी पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोज करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करी है इन्वेंट्री मेजर करने के लिए और कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टुगेदर विद क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू द एंटरप्राइज। तो आपने कैरिंग अमाउंट में क्या क्या लिया है और उसे बताइए। इंफॉर्मेशन अबाउट कैरिंग अमाउंट हेल्ड इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, बताइए रॉ मटेरियल कितना है अलग से, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स और अदर्स, इन सब की वैल्यू अलग अलग आपको दिखानी पड़ेगी। तो इलस्ट्रेशन 12 कहता है हाउ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यूड एज पर AS2 फॉर प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, तो इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक AS2 के दायरे से बाहर है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी AS2 के दायरे से बाहर है। वास्टिंग एसेट भी AS2 के दायरे से बाहर है। और फाइनेंशियल एसेट हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, ये भी AS2 के दायरे से बाहर है, हम इसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13, आरसीसी लिमिटेड है, इनकी इन्वेंट्री है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फॉर दिस पर्पस कॉस्ट हमने लीफो मेथड से लगाई है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने करंट मार्केट वैल्यू पर लगाई है।
परचेजिंग करने में जो करंट मार्केट वैल्यू आई। तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने दोनों ही। पहली बात तो फीफो या वेटेड एवरेज लगाया जा सकता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन रिटेल या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगाया जा सकता है। दूसरा जो हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं वो करंट मार्केट प्राइस परचेजिंग का नहीं आता है इस इन्वेंट्री को। इस इन्वेंट्री को अगर हम बेचें तो कितने में बिकेगी, और उसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर या सेल हम माइनस करते, तो दोनों ही काम गलत करें। इलस्ट्रेशन नंबर 14, कैपिटल केबल्स लिमिटेड है और इनकी जो नॉर्मल वेस्टेज है वो है 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो 4% माल जो है वो नॉर्मल वेस्टेज में आ जाता है। कंपनी ने 12,000 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल यूज किया, 150 पर मेट्रिक टन के हिसाब से। एट द एंड 630 मेट्रिक टन वेस्टेज हो गई। अकाउंटेंट चाहता है कि आप बताएं ये वेस्टेज को कैसे अकाउंटिंग में ट्रीट किया जाएगा, और AS2 के हिसाब से भी बताइए नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अगर है तो उसमें कैसे हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो देखिए नॉर्मल लॉस होता है जो सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होगा, लेकिन इसकी एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, और वो क्या है कि नॉर्मल लॉस पहले से ही पता होगा हमें 5% 10%। एबनॉर्मल लॉस कभी भी पहले से पता नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी हमें पहले से पता होगा इसका मतलब वो क्या है, नॉर्मल लॉस। जैसे यहाँ पर 4% बोला तो ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है ना। अब हमारे पास जो माल है वो 12,000 टन रॉ मटेरियल है हमारे पास। ठीक है ना। तो हमने एक पहले भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन किया था, है ना। तो उसमें हमने क्या करा था कि ये जो माल एबनॉर्मल लॉस है इसको हम पहले लेस करें या बाद में लेस, तो उससे फर्क आ रहा था। अगर हम पहले नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी लेस कर रहे थे तो हमारा कॉस्ट ज्यादा आ रहा था, और अगर हम पहले एबनॉर्मल लॉस को पहले ही लेस कर देंगे तो कम आएगा। ठीक है ना। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो यहाँ लिखा है कि एट द ईयर एंड हमें पता चला है कि कितना लॉस हुआ है। तो पहले तो हमें पता ही नहीं है, रास्ते में तो खराब हुआ नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो मेट्रिक टन और ये जो कॉस्ट है, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो परचेजेस की है वो कितने करी है, हमने 12,000 यूज करा है ना, 12,000 मेट्रिक टन, और ये हमारा 150 के हिसाब से तो कितने का हो गया, 18 लाख। इसमें से नॉर्मल लॉस है हमारा 4%, तो 12,000 का 4%, 480। अमाउंट में हम कुछ नहीं लिखते, अगर सेल ऑफ स्क्रैप होता तो वो लिख देते, कुछ पैसा मिल रहा हो। तो हमारी जो कॉस्ट आई वो 11,520 मेट्रिक टन की आई, 18 लाख। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर टन, मेट्रिक टन। तो कॉस्ट पर मेट्रिक टन, तो 18 लाख को 11,520 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 156.25 रुपीज का माल है। तो अब हम एबनॉर्मल लॉस भी अगर हम देखें कितना है, तो एबनॉर्मल लॉस हमें बता रखा है 630 यूनिट खराब हुई है, उसमें से 480 तो नॉर्मल हो जाएंगी, बाकी कितनी बची, 150। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, और इसको 156.25 से वैल्यूएशन कर कितना आता है। तो ये हमारी वैल्यूएशन है, तो लिखा है अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस बताइए, तो ये होगा एबनॉर्मल लॉस और P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो। ठीक है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है।
जो मशीनरी स्पेयर्स हैं फिक्स्ड एसेट के लिए यूज करने के लिए हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में आता है, वो क्या होता है डेफिनेशन कि हमारा 1 साल से ज़्यादा चीज़ यूज होनी चाहिए, और तो वो हम AS10 के हिसाब से इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ हाई प्रोडक्शन हम जो फिक्स्ड ओवरहेड है उनको भी एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से ही वैल्यू करेंगे, ना कि नॉर्मल के हिसाब से। स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट हमारी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते हैं। वारंटी एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड आफ्टर द completion of sale is a part of cost of inventory. Royalty based on production is a part of cost of royalty inventory, but royalty based on sale is not. तो अगर हमने वारंटी के कुछ खर्चा होता है, वारंटी हम देते हैं कि भाई 5 साल तक कुछ भी होगा हम करेंगे, तो उससे हम वारंटी का एक प्रोविजन बनाते हैं कितनी वारंटी होने की उम्मीद है और उसे कॉस्ट में जोड़ देते हैं। ऐसे ही लिखा है कि अगर रॉयल्टी देनी है, रॉयल्टी होता है कि पर यूनिट बनाने पर या निकालने पर कुछ खर्चा है, बनाने पर, सेल करने पे। तो अगर वो रॉयल्टी मिलती है हमें, वारंटी एक्सपेंसेस, रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी अगर हम देते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट तब बनेगा जब प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड हो। मान लिया हर यूनिट पर 100 रुपए, तो हम उसे इन्वेंट्री के कॉस्ट में ले लेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। सेल का 5% है तो नहीं लेंगे, कि फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L की आइटम बन जाए। ऐसे वारंटी एक्सपेंसेस जो है वो हमें पता है कि खर्चा इतना होना है, हमें अगले 2-3 साल में इतना खर्चा करना है, तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट पे कितना खर्चा बैठता है वो ऐड कर देते हैं। बाय प्रोडक्ट आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड मे बी शोन सेपरेटली, और हम मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट में से लेस भी कर सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। एक्साइज ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे को ड्यूटी डोबरा क्या ITC उसका नहीं होता। इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट कॉस्ट नेट सेनवेट, या हम कह सकते हैं नेट GST वापस आना तो उसे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर बायर द गुड्स इन ट्रांजिट आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ओनली इफ द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप हैज बीन पास्ड। अगर नहीं है तो इन्वेंट्री सेलर अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगा ईयर एंड में, रास्ते में। तो मटेरियल गिवन ऑन लोन आर नोटेड एन इन्वेंट्री, रादर इट शुड बी शोन एज ए लोन्स एंड एडवांसेस। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट को जो हम डिवाइड करते हैं किसी सूटेबल बेसिस पर करते हैं, और बेस्ट मेथड है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेलिंग प्राइस उनका, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम बैलेंस शीट डेट पर कोशिश करें कि उसी दिन पर हम इसकी वैल्यूएशन करें, किसी और डेट पर ना करें। अगर करना मजबूरी हो तो एक आध हफ्ता आगे पीछे की डेट हो सकती है। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। हमने 2 वीडियो में से 2 क्लास में कवर किया है, क्योंकि इसके अंदर काफी छोटी छोटी बातें थी। मेन तो जो था आपको पता चल चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का AS3। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में अगर वैसे अलग से भी है तो मेनली तो हम उसी में कवर करेंगे। AS3 में हम उसे बहुत ज्यादा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके कोर्स में है अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट, तभी एग्जाम में उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पूछा जाएगा। अदरवाइज जितना आपको 11th 12th वाला आता है उसी से ही काम, 12th वाला या उतना आता है उसी से